Hello everyone, welcome to Study Government. Today we will cover class 8 civics book chapter number 1 the Indian Constitution. So ये सेकंड पार्ट है. इन फर्स्ट पार्ट मैंने सब कुछ ऊपर का कवर कर चुकी हूँ और अब हम स्टार्ट करेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से और उसके की फीचर्स से. तो इसमें हमें 5 फीचर्स बताए हैं यहाँ से. बाय द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी द इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट. तो जब 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग हुई थी, बिगनिंग हुई थी, जो हमारे इंडिया का नेशनल मूवमेंट यानी कि जिस मूवमेंट के लिए हम लोगों ने लड़ाई करी थी हमारे इंडिया को फ्री होने के लिए, वो स्टार्ट हो गया था. तो जितने भी हमारे लीडर्स थे जो फाइट कर रहे थे, उन्होंने सोच लिया था कि जब कभी ना कभी तो हमारा इंडिया फ्री होगा ही, तो तब वो कैसा होगा, यानी कि जो आज़ाद भारत है, आज़ाद इंडिया, वो कैसा, उसमें क्या होगा, क्या रूल्स और रेगुलेशन होंगे, उन्होंने उसे इमेजिन करना शुरू कर दिया था. तो जो ब्रिटिश रूल था उसके अंडर जितने भी जो हमारे लीडर्स थे, हमारे सिटीजन्स थे, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जितने भी टफ़ जो रूल्स थे बहुत ज़्यादा सहन करे थे, झेले थे. सो अब उनको बहुत लंबा टाइम था, लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ अथॉरिटेरियन रूल अंडर द कॉलोनियल स्टेट convince India that free India should be democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in the government. So जब उन्होंने बहुत ज़्यादा कड़े नियम झेले तो उन्होंने सोच लिया था कि जो हमारा इंडिया अब बनेगा, जिस इंडिया का जब हमारा इंडिया फ्री होगा, तो वो एक डेमोक्रेटिक इंडिया होगा, यानी कि उस इंडिया में वोट होगा, सब जितने भी सिटीज़न हैं उनके पास अपना पावर होगा कि वो अपने लीडर को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर सकते हैं और वो चाहे तो गवर्नमेंट में भी आ सकते हैं. बहुत लंबा टाइम हो गया था अथॉरिटेरियन पीरियड का. अथॉरिटेरियन पीरियड वो होता है जहाँ पे सिर्फ जो गवर्नमेंट होती है उसकी बात मानी जाती है और जो जितनी भी सिटीजन्स होते हैं उनकी बात कुछ भी नहीं मानी जाती है. तो अब उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन था तब लिखना हमारा, उन्होंने सोच लिया था कि जो हमारा इंडिया होगा उसमें जितने भी लोग होंगे सबके पास ये पावर होगी कि वो सब लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा और जो सभी लोग गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हमारा जो कंट्री होगी वो डेमोक्रेटिक होगी. व्हाट रिमेन टू बी डन देन वाज टू वर्क आउट द वे इन विच अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वुड बी सेटअप इन इंडिया. तो जो अब बचा था, उन्होंने ये तो सोच लिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा और हमारी इंडिया डेमोक्रेटिक होगी, डेमोक्रेसी होगी हमारी इंडिया में. लेकिन अब जो बचा था वो ये था कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, वो काम कैसे करेगी, उसकी जो रूल्स और रेगुलेशन है वो. सो दिस वॉज डन नॉट बाय वन पर्सन बट बाय अ ग्रुप ऑफ अराउंड 300 पीपल. जो ऐसा भाई एक जना तो इतना सारा काम नहीं कर सकता ना, पूरी इंडिया का हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना. तो अराउंडली 300 यानी कि 300 लोग बने थे हमारे इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए. और जो वो असेंबली थी, यानी कि जो बाय अ ग्रुप ऑफ अराउंड 300 पीपल हु बिकम मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1946. तो जो 300 लोग थे उनका जो ग्रुप था उसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इसे हम हिंदी में बोलते हैं विधानसभा, संविधान सभा. यानी कि जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उस असेंबली को हम बोलते हैं, जिस असेंबली में ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उस असेंबली को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी हिंदी में हम बोलते हैं इसे संविधान सभा. सो ये 300 लोगों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था. 1946 में स्टार्ट हुआ था. एंड who met periodically was for next 3 years to write Indian Constitution. जो लगातार 3 सालों तक लगभग हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 नवंबर को बन के तैयार हो गया था. 3 साल बाद वो लगातार मिले और फिर अगले 3 साल में 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था. द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड अ ह्यूज आस्क. उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे उनके सामने एक बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि जो हमारी कंट्री है उसमें बहुत सारे अलग अलग धर्म के, कम्युनिटीज़ के, यानी कि अलग अलग कास्ट के, रिलीजन के लोग रहते हैं, जो कि लैंग्वेजेस यानी कि अलग अलग रिलीजन फॉलो करते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं और सबके अपने अपने अलग कल्चर हैं. ऑल्सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बीइंग रिटन, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, इंडिया टर्मोइल यानी कि बहुत बड़ा, मतलब कि उस टाइम के, क्योंकि बहुत बड़े संकट से गुजर रहा था, क्योंकि उस टाइम हम इंडिया और पाकिस्तान का सेपरेशन भी हो रहा था, पार्टीशन भी हो रहा था इंडिया पाकिस्तान का, और जो ब्रिटिश थे वो भी जा रहे थे. तो इस टाइम पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो इंडिया में बहुत सारा टर्मोइल था.
सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट रिमेन अनडिसाइडेड अबाउट द फ्यूचर। अब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला था तो अब हमारे उन्होंने सोच तो लिया था कि अब हम लोग जो होगा डेमोक्रेसी होगी, लेकिन जो कुछ राज्य थे वो अभी भी राजा के पास थे, तो अब उनको कैसे लाए थे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और ऊपर से जो हमारा इंडिया था वो सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन जो थी हमारे इंडिया की वो बहुत उस टाइम बहुत ख़राब थी। यानी कि जो सामाजिक इकोनॉमिकल यानी कि उस टाइम जो इंडिया था उसमें बहुत ज़्यादा गरीबी थी, तो वो भी हमारे इंडिया की सिचुएशन उस टाइम ख़राब थी, समाज में बहुत ज़्यादा गरीबी भी थी। ऑल दीज इशू प्लेड ऑन द माइंड ऑफ द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज दे ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे ये वो सब कुछ लिख रहे थे, तो ये सब उनके दिमाग में चल रहा था और इसी को सबको उन्होंने रख के सोच के हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे लिखा है। द फाइनल डॉक्यूमेंट ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कंसर्न फॉर इरिटेटिंग पॉवर्टी दो सोशल इकोनॉमिकल रिफॉर्म एज वेल एज एम्फेसिंग द क्रूशल रोल दैट द पीपल कैन प्ले इन चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। जब लिख रहे थे उन्होंने ये भी सोच लिया था कि जो हमारे इंडिया में जो गरीबी है सोशल इकोनॉमिकल यानी कि जो समाज में गरीबी है उसे भी कैसे हटाया जाए। अब नीचे कुछ की फीचर्स दिए गए हमारे इंडिया के। Listed below are the key features of Indian Constitution. While reading these, keep in mind that above mentioned concern of diversity, unity, social, economical reforms and representation that the author of the document were grappling with. Try and understand the way in which they try to balance the concern with their commitment to transform the independent India into strong democratic society। तो इन्होंने ये हमारे जो कुछ रूल है उसमें बनाए, तो उसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे अब की फीचर्स में फर्डलिज्म। तो फर्डलिज्म का मतलब हम पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और फिर मैं आपको इसे बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। तो फेडरलिज्म होता है कि एक कंट्री में एक से ज़्यादा लेवल होंगे गवर्नमेंट के, यानी कि सिर्फ एक ही गवर्नमेंट नहीं होगी, बहुत सारे लेवल होंगे गवर्नमेंट के। इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट एज ए स्टेट लेवल एट द सेंटर। इंडिया में 3 गवर्नमेंट हैं, स्टेट लेवल, सेंटर। पंचायती राज इज द थर्ड ईयर, पंचायती राज थर्ड ईयर है गवर्नमेंट का। एंड यू हैव रीड अबाउट दिस इन योर क्लास 6th बुक, और इसके बारे में आपने पंचायती राज के बारे में 6th में बिल्कुल अच्छे डीप से पढ़ा था। वी लुक एट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। हम अब क्लास में 7th में हमने स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शन के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे जो सेंटर गवर्नमेंट है उसके बारे में। सो सबसे पहले मैं आपको अब अच्छे से बता देती हूँ कि हमारे जो गवर्नमेंट है उसके टीयर क्या है। तो मैं अभी आपको शो करती हूँ, डायग्राम बेस्ड मैं आपको बता रही हूँ। हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे फर्स्ट लेवल है गवर्नमेंट का वो है सेंटर गवर्नमेंट विच मीन सी। फिर उसके बाद जो हमारे में आती है फर्स्ट लेवल पे जो आती है वो है हमारी सेंटर गवर्नमेंट। फिर हमारे यहाँ सेकंड लेवल पे जो आती है वो आती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट, जो मैंने एस में लिखा है। और जो थर्ड टीयर है हमारी गवर्नमेंट का वो है लोकल गवर्नमेंट, जिसे हम लोग पंचायती राज जो होती है उसे पंचायती राज भी एक टाइप ऑफ लोकल गवर्नमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको सेंटर गवर्नमेंट के बारे में बताती हूँ। सेंटर गवर्नमेंट के बारे में मैं बताती हूँ आपको सबसे पहले। तो सेंटर गवर्नमेंट जो होती है उसे हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें हम अपने पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर चूज़ करते हैं, जो कि अभी 2021 में नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इसे सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं केंद्र। जो केंद्र सरकार होती है हम इसे हिंदी में बोलते हैं केंद्र सरकार, जिसमें हम लोग अपने पीएम यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर है उन्हें चूज़ करते हैं। अब सेकंड लेवल ऑफ गवर्नमेंट है हमारा, जो है सेकंड लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो है स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जिसे हम बोलते हैं राज्य सरकार, जो कि हर स्टेट की अलग अलग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यूपी की जैसे जिसमें हम अपने सीएम चूज़ करते हैं, चीफ मिनिस्टर जब हम चूज़ करते हैं तो उसे हम हिंदी में बोलते हैं राज्य सरकार, जो हमारे पर्टिकुलर एक स्टेट की हर स्टेट की अलग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यूपी के इस टाइम 2021 में जो सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ। हर जगह के अलग सीएम होते हैं। अब थर्ड टीयर जो है वो है लोकल गवर्नमेंट, जिसके 2 पार्ट होते हैं। लोकल गवर्नमेंट के 2 पार्ट होते हैं जो कि हैं
जो कि ये तीन पार्ट होते हैं। अगर हम आपको ब्रीफ में बताऊं, मैं तीन पार्ट होते हैं। एक होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, एक होता है म्यूनिसिपैलिटी, और एक होता है पंचायती राज। ये सब थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है, इसमें इतना ब्रीफ में नहीं पढ़ाया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो होता है वो बड़े शहरों में होता है। फॉर एग्जांपल कि भाई जो महानगर होते हैं, जहाँ भी महानगर होते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उनमें होता है, जिनका हेड होता है मेयर। म्यूनिसिपल लोकल के भी तीन पार्ट होते हैं, जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी और पंचायती राज। फर्स्ट हम पढ़ेंगे सबसे बड़ा जो होता है लोकल में के तीन पार्ट में सबसे बड़ा होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसमें हम लोग जो इलेक्शन होते हैं उसके लिए होते हैं, जिसमें होता है मेयर। जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है वो बड़े शहरों में होता है। जो म्यूनिसिपैलिटी होती है, जो सेकंड लेवल पे आती है म्यूनिसिपैलिटी, वो होती है छोटे शहरों में, जहाँ पे हम लोग चेयरमैन चूज़ करते हैं। उसके भी इलेक्शन होते हैं, लेकिन वो डिफरेंट है कि वो कहाँ हो। अब आती है थर्ड लेवल पे आती है पंचायती राज, जो कि होती है विलेज में, और जो इसका जो हेड होता है उसे हम बोलते हैं सरपंच। तो हमने तीन लेवल पढ़े हैं गवर्नमेंट के अभी तक। सेंटर फर्स्ट पे, सेकंड पे स्टेट, और थर्ड पे लोकल गवर्नमेंट। ये सेंटर गवर्नमेंट में हम लोग पीएम चूज़ करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में हम लोग सीएम चूज़ करते हैं, और जो लोकल गवर्नमेंट होती है इसमें हर जगह अलग चूज़ किया जाता है। कहीं मेयर चूज़ किया जाता है, कहीं सीएम, कहीं चेयरमैन चूज़ किया जाता है, और कहीं सरपंच चूज़ किया जाता है। तो ये हर जगह के अपने उसके अकॉर्डिंगली, उसका एरिया कितना बड़ा है उसके अकॉर्डिंगली होती है। सरपंच विलेज में, चेयरमैन म्यूनिसिपैलिटी जो कि छोटे शहरों में होती है, और जो मेयर होते हैं बड़े शहरों में चूज़ किए जाते हैं। सो ये हम अब मे भी आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो अब हम पढ़ते हैं आगे का दी वास्ट कम्युनिटी के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं पढ़ना यहाँ से। The vast number of communities in India mean that a system of government need to be devised that did not involve only person sitting in the capital of New Delhi and making decision for everyone। तो अब हमारी जो इंडिया है बहुत बड़ी है, इसमें अभी भी बहुत बड़ी है, बहुत सारे लोग रहते हैं इसमें, कम्युनिटी अलग अलग होती हैं। तो इसमें खाली ये नहीं है कि जो लोग हैं भाई दिल्ली में बैठ के वो अपने रूल्स बनाए और वहीं से गवर्न हो। इसलिए ये इम्पोर्टेंट था कि हर एक जगह की अपनी एक अलग गवर्नमेंट हो। इसलिए ही हमारे यहाँ फेडरलिज्म आया, इसमें हम लोगों ने तीन लेवल बनाए गवर्नमेंट के। भाई अब हर जगह कुछ भी छोटी मोटी लड़ाई होगी हर स्टेट में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे देश को संभाली है वो तो नहीं आएगी ना। तो इसलिए अगर हमारा जो सबसे पहला आता है सेंटर, ताकि जो अगर हमारे कुछ राज्य में लड़ाई हो, यानी जो पूरा देश है, पूरे देश में कुछ होता है तो वो सेंटर गवर्नमेंट पे आता है। फिर उसके बाद आती है स्टेट गवर्नमेंट। अगर हमारे स्टेट में कुछ होता है तो उसके पास जाना होता है। अगर हमारे सिटी में आप जहाँ भी रहते हैं उसमें कुछ होता है तो आप लोकल गवर्नमेंट, अगर आप जहाँ भी रहते हो वहाँ पे जो भी है म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, या आप विलेज में रहते हो तो पंचायती राज होती है, उसे हम बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। सो अब हमने ये पढ़ा था ना, तो अभी तक की जितनी मतलब जो गवर्नमेंट होती है उस सेंटर के नीचे स्टेट गवर्नमेंट आती है। तो अब ऐसा नहीं मानते कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही सारे डिसीज़न बनाए, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही सारे डिसीज़न बनाए, और जो स्टेट गवर्नमेंट है बस वो उसके नीचे काम नहीं करती, खाली वो उसके नीचे भी काम करती है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो अपने डिसीज़न बना सकती है, और वो जो होती है वो ऑटोनॉमी, यानी कि ऑटोनॉमी होता है कि वो अपने जो स्टेट होता है उसमें कोई भी रूल बना सकती है जो उसे ठीक लगता है अपने स्टेट में। वो ऑटोनॉमी इंजॉय करती है, यानी कि जिसका स्टेट है उसको एरिया मिला हुआ है, वो अपने स्टेट में कुछ रूल्स बना सकती है। लेकिन अगर कोई ऐसा रूल है जो हमारी पूरी इंडिया में इफ़ेक्ट करे, या फिर आप जिस भी कंट्री में रहते हैं, वो उस रूल को बनाने के बाद उसका पावर नहीं होता है, उसको खाली सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकती है। In addition, the constitution also specifies where each
tier of government can get the money from for the work that it does। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सोच समझ के लिखा गया था। तो उसमें खाली ये नहीं बताया कि हमारे लेवल ऑफ गवर्नमेंट कितने हैं, या ये भी बताया गया है कि हमारे अब 3 गवर्नमेंट हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तो सबके वर्क भी बताए गए कि स्टेट गवर्नमेंट को क्या वर्क करना है, सेंट्रल को क्या वर्क करना है, स्टेट को क्या वर्क करना है और लोकल गवर्नमेंट को भी क्या वर्क करना है। और ये भी खाली ये नहीं, ये भी बताया गया है कि इन सबको काम जो करते हैं, इन सब की जो मनी आती है इन सब के काम करने की, वो कहाँ से आएगी, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आगे से। अब हम पढ़ते हैं सेकंड वाला। अभी ये बहुत अच्छे से डिफ़ाइन हो चुका होगा आपको कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो फेडरलिज्म है या सब कुछ है, उसमें 3 लेवल है गवर्नमेंट के, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तीनों के मैंने आपको वर्क पढ़ा दिया और ये भी बता दी कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी बताया गया है कि उनको काम करने की मनी कहाँ से मिलती है और सब कुछ। अंडर फेडरलिज्म द स्टेट्स आर नॉट मेयरली एजेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट बट ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। लेकिन उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन की वो होती है वो भी बताई गई है। ऑल पर्सन इन इंडिया आर गवर्न बाय लॉज एंड पॉलिसीज मेड बाय ईच ऑफ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इसलिए जितने भी लोग हैं हमारे इंडिया में, जितने भी लोग हैं सभी जो जितने भी सिटीज़न हैं वो खाली स्टेट के गवर्नमेंट के नीचे नहीं आते, वो स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है दोनों के नीचे ही आते हैं। अब सेकंड वाला जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।